नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। राना सनाउल्लाह साहब ने जनरल बाजवा के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं और बड़े सनसनी किस्म के इल्जामात उन्होंने जनरल बाजवा के ऊपर आयद किए हैं। कौन से हैं वो इल्जामात, किस टॉक शो में बैठकर उन्होंने जनरल बाजवा के ऊपर ये बिजलियां गिराई हैं, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, फैज़ाबाद धरना केस की जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो मंजर आम के ऊपर आ चुकी है। फैज़ हमीद साहब को क्लीन चिट दी जा चुकी है और ये क्लीन चिट देने में जो सबसे अहम और कलीदी किरदार जिस शख्स ने अदा किया है वो है शहबाज शरीफ साहब। और ये वजह भी बताएंगे कि आखिर क्यों आज शहबाज शरीफ साहब को अपनी ही थूक जो है वो चाटना पड़ गई है, क्यों इन्होंने अपनी नजरियाती जो सियासत है उसको कुर्बान कर दिया है और अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है उसका इन्होंने कैसे कला कमा कर दिया है, इसकी डिटेल्स भी आपको देंगे। और नाजरीन, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं एमन बिलाल सफ्तर साहब, उन्होंने कब्ल वक्त रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये आर्मी चीफ बनने की उस फहरिस्त में शामिल थे, सीनियरिटी लिस्ट में टॉप के ऊपर आते थे। तहरीक इंसाफ इनकी कब्ल वक्त रिटायरमेंट को किसी और एक थ्योरी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। क्यों तहरीक इंसाफ इस मामले को उठा रही है, क्यों इसके अंदर जान डालने की कोशिश की जा रही है, मामला क्या है इनकी अर्ली रिटायरमेंट का, ये वजह भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, फैज़ाबाद धरना केस की जो तहकीकाती रिपोर्ट है कमीशन की वो इस वक्त मंजर आम के ऊपर आ चुकी है। उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब जो है उनको क्लीन चिट दे दी है, उनको बेगुनाह करार दे दिया है, कहा कि जी ये इस मामले में मुलव्वस ही नहीं थे, इनका कोई किरदार नहीं है, इनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा है, बेबुनियाद बातें हैं, बेबुनियाद इल्जामात हैं। उल्टा फैज़ हमीद साहब ने तो बड़ा मुस्बत किरदार अदा करने की कोशिश की और इसके जो पूरे मंदरजात हैं नाज़रीन वो मैं आपके सामने रखूंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे शहबाज शरीफ साहब ने फैज़ हमीद को क्लीन चिट दिलवाने में अहम किरदार अदा किया है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि इसी फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर जो है वो हमारे जो चीफ जस्टिस फाइज़ा साहब हैं उन्होंने भी इस केस को टेकअप किया हुआ था और बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए थे और उनके रिमार्क्स, उनकी जजमेंट इस तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट के बिल्कुल बरक्स हैं और ये चीज़ें आपस में मेल नहीं खाती हैं। तो ये भी अब देखना पड़ेगा कि जो फाइज़ा साहब की जो जजमेंट थी, जो उनके रिमार्क्स थे, उनका आप क्या करना है, क्योंकि वो तो इस तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट के साथ मैच कर ही नहीं रहे हैं सारा कुछ। तो लेकिन सबसे पहले मैं आपको फाइज़ा साहब की जो रिमार्क्स थे, उनकी जो जजमेंट थी वो पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद ये तहकीकाती कमीशन क्या कह रहा है, शहबाज शरीफ साहब का इसमें क्या किरदार है वो आपको बताता हूँ। नाज़रीन, फैज़ हमीद साहब वाले मामले के ऊपर ज़ाहिर है फैज़ हमीद साहब के ऊपर ये सारी चार्जशीट थी कि फैज़ हमीद जो है वो सारे मामले में मुलव्वस है और उनके गिरदी घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही थी और नून लीग को लगता था कि जनाब यहाँ पर इनके नज़रिए की सियासत चलेगी, जनाब अब वोट को इज्जत दो के बयानिए को तक़वियत मिलेगी, नून लीग वापस आ गई जनाब, अब नवाज शरीफ साहब के बयानिए वोट को इज्जत दो की जनाब बल्ले बल्ले हो जानी है। और ये जनाब केस अदालतों में दायर किए गए। फाइज़ ईसा साहब ने इसके ऊपर क्या रिमार्क्स दिए और कैसे जनरल फैज़ हमीद साहब को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, ये ज़रा जनाब सुने। फाइज़ साहब ने ये कहा और हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा, फैज़ाबाद धरने की केस की जो समाप्त थी उसके दौरान कहा कि हुकूमत को चाहिए कि फ़ौजी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे जो भी सियासत में मुलव्वस थे और इस केस का जो मरकज़ी किरदार था वो फैज़ हमीद साहब थे। अच्छा, उसके बाद फाइज़ साहब ये कहते हैं कि ISI, IB और MI इनको चाहिए कि ये अपनी हदूद में रहें, अपनी हदूद को इन्होंने कभी भी क्रॉस नहीं करना। मजीद क्या कहते हैं, अब यहाँ पे फिर निशाना फैज़ हमीद साहब थे। अच्छा जी, मजीद फाइज़ा साहब ने वजारत दिफा से रब्ता किया और उनके थ्रू एक पैगाम जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराहों के नाम भेजा। फ़िज़ाइया के सरबराह, नेवी के सरबराह और जो अपने आर्मी चीफ साहब थे उनके नाम क्या फाइज़ा साहब पैगाम भेजते हैं। उनका कहना है कि फ़ौजी सरबराहान, फ़िज़ाइया और नेवी के सरबराहान को पैगाम देता हूँ कि इनके एहलकार अपनी अपनी हदूद में रहें, अपनी हदूद से तजावुज़ ना करें। मज़ीद उनका कहना था कि इन तमाम लोगों को पकड़ें जो फैज़ाबाद धरने को करवाने में शरीक थे। कौन शरीक थे जनाब? फैज़ हमीद साहब, और सियासत में मुदाखलत कर रहे थे। तो ये तो जनाब खुली खुली चार्जशीट थी, ये रिमार्क्स, ये जजमेंट्स, ये फैसला जो है वो हमें फैज़ हमीद साहब के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। और जैसे फैज़ हमीद साहब उस वक्त अदालत के अंदर पेश हुए थे, जैसे फाइज़ा साहब का उनको देखते हुए कंडक्ट था, चीज़ें साफ जाहिर थी। लेकिन अब नाज़रीन, जो तहकीकाती कमीशन है उसकी रिपोर्ट क्या सामने आई है ये ज़रा जनाब सुने। 3 रुकनी नाज़रीन ये तहकीकाती कमीशन था। ये तहकीकाती कमीशन मिला है शाहिद खकान अब्बासी साहब से जो कि उस वक्त के वज़ीर आज़म थे। उसके बाद इनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से जो कि उस वक्त के पंजाब के वज़ीर आला थे, और एहसन इकबाल साहब जो कि वज़ीर दाखिला थे। तो इन तीनों लोगों से मुलाकातों के बाद इनसे इनके बयानात कलमबंद करने के बाद तहकीकाती कमीशन जो है वो इस नतीजे के ऊपर पहुंचा है। तो अगर
शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स डिफरेंट होती, अगर एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट ज़रा मुख्तलिफ होती, और अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट्स काजी फाइज साहब के साथ मैच कर रही होती, तो आज जनाब जो आपके फैज़ हमीद साहब हैं ये पाबंद सलासल होते। लेकिन देखें कि जनाब तहकीकाती कमीशन क्या कह रहा है। तहकीकाती कमीशन का कहना है कि जनरल फैज़ हमीद जो कि उस वक्त DGC थे ISI के, ये जनाब उस फैज़ाबाद धरने के उस केस में मुलव्वस नहीं थे। इन्होंने उस धरने को करवाने में कोई कलीदी किरदार अदा नहीं किया। उस वक्त की हुकूमत ने खुद फैज़ हमीद साहब को बुलाया और इनसे कहा कि जाकर आप धरने के शुरका से मुलाकात करें, उनको कायल करने की कोशिश करें, उनके साथ डायलॉग करें। और फिर फैज़ हमीद साहब गए, इन्होंने डायलॉग किया और उस धरने को जो है वो सेटल डाउन करने की कोशिश की और आखिरकार वो उसमें कामयाब भी हो गए। तो फैज़ हमीद साहब ने यहाँ पर मुस्बत किरदार अदा किया, कोई मुदाखलत नहीं की, ना वो सियासत में मुलव्वस थे। उल्टा हुकूमती इमा के ऊपर उन्हें बुलाया गया, हुकूमत के कहने के ऊपर उन्हें भेजा गया और फिर उन्होंने मुलाकात की और मामले को सेटल किया। लिहाजा फैज़ हमीद साहब को क्लीन चिट दी जाती है, वो किसी भी किस्म के जो मुदाखलत है उसमें मुलव्वस नहीं थे। ये जनाब तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। मजीद ये कहते हैं कि नून लीगी रहनुमाओं के बयानात कलमबंद हुए हैं, फौज की मुदाखलत नहीं हुई है, लेकिन रेंजर्स और FC के जवानों को बॉर्डर पर भेजें, ये पैसा पुलिस पर लगाएं, शहरों में इनको नहीं होना चाहिए। मजीद नाज़रीन, इस तहकीकाती कमीशन ने यह सिफारिश की है कि जो FC और रेंजर्स के एहलकार शहरों में तैनात हैं, इनकी यहाँ से तैनातियाँ ख़त्म करें, इन्हें बॉर्डर्स के ऊपर भेजें, और अगर आपको शहरों के अंदर मजीद नफरी दरकार है तो पुलिस को फर्दर एक्सपैंड करें। मजीद भर्तियाँ जो हैं वो आप पुलिस के ऊपर पुलिस में करें और पुलिस का दायरा कार जो है उसको मजीद बढ़ाएं। मजीद एक और सिफारिश जो है वो इस तहकीकाती कमीशन की है और इसका कहना है कि पिंडी और इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरों से निमटने के लिए अलग फोर्स तश्कील दी जानी चाहिए। और ये नाज़रीन अब इसका आखिरी पॉइंट है और बड़ा उम्दा पहलू है। क्या कहते हैं जनाब, पंजाब हुकूमत ने लोगों को धरने में शमूलियत से ना रोका ताकि उनका वोट बैंक खराब ना हो। और यहाँ पे नाज़रीन इस तहकीकाती कमीशन ने जो पूरा मलबा है, जो पूरा जोर है, जो पूरा वजन है, वो उठा के उस वक्त की पंजाब की हुकूमत के ऊपर डाल दिया कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, ये धरने के शुरका को यहाँ से जाने से रोक सकते थे, लेकिन इन्होंने ना रोका ताकि इनका अपना वोट बैंक खराब ना हो। तो वैसे तो जनाब शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब पहले दुहाइयाँ देते हुए नहीं थकते थे, ओ फैज़ हमीद तुम जिम्मेदार हो, ओ जनरल बाजवा तुमने मेरी हुकूमत ख़त्म की, ओ फौज जो है ये सियासत में मुदाखलत रोकते, तो अब देते ना बयान। तहकीकाती कमीशन बना था, अदालत आपके साथ थी, फायज़ ईसा साहब जैसा इतना फाजिल किस्म का जज जो है वो भी आपके साथ है, तो आप देते बयान कि फैज़ हमीद मुलव्वस थे, फैज़ हमीद ने करवाया धरना। लेकिन नहीं, आप चुप, फैज़ हमीद साहब को क्लीन चिट दे दी है। तो ए बयान जनाब इनका वोट को इज्जत दो का बयानिया, और ये इन्होंने की अपने बड़े भाई के साथ वफा और बड़े भाई के बयानिए के साथ वफा के फैज़ हमीद साहब को खुद इन्होंने अपने हाथों से आज क्लीन चिट दे दी है। और फिर मरियम नवाज साहिबा कहती हैं हमें पता है वो रास्ता, हमें जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो जनाब नवाज़शात कैसे मिलती हैं, बस बूट पॉलिश करने पड़ते हैं, बस जनाब जो है वो बूट जो है वो आपको चाटने पड़ते हैं। तो ये अब क्या है, ये बूट चाटना नहीं तो और क्या है, ये बूट्स को पॉलिश करना नहीं है तो और क्या है। खैर नाज़रीन, अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो जनाब जो कोर कमांडर मंगला थे, एमन बिलाल सफ्तर लेफ्टिनेंट जनरल हैं, आर्मी चीफ की लिस्ट में दौड़ में जो है इन्होंने 2025 में शामिल होना था। ये कबल इस वक्त रिटायरमेंट जो है वो दे के जा चुके हैं। और तरीके इंसाफ का जो सोशल मीडिया का विंग है, जो उनके वर्कर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो जनाब ये बातें बैठ कर ट्विटर के ऊपर कर रहे हैं कि जनाब ये प्रो इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब के साथ इनकी कोई दिली वाबस्तगी थी, और ये उस बेल्ट में या उस धड़े में आते हैं कि जो इमरान खान साहब को लोग फेवर करने की कोशिश करते हैं या इमरान खान साहब की मोहब्बत या उसके सहर में मुब्तला हैं। तो इसलिए इन्हें खदशा था कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे जस्टिस एजाज हुसैन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, इसके बावजूद कि उन्होंने अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, तो वैसे ही नाज़रीन तहरीक इंसाफ के वोटर्स, वर्कर, सपोर्टर जो हैं इस मामले को इस तरह से जो है वो रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं राना सनाउल्लाह साहब वाले मामले के ऊपर। तो राना सनाउल्लाह साहब का एक टॉक शो में बैठ कर ये कहना था कि जनाब इस वक्त जितनी महंगाई है, जितनी ये गुर्बत है, जितना ये अफलास है, जितना ये इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है, हम इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं, ये मखलूत हुकूमत है। अगर हमें सादा अक्सरियत मिलती तो हम जवाबदेह होते, हम चीज़ें ठीक करते, लेकिन अब ये जो मलबा है ये हमारे ऊपर नहीं गिरना चाहिए। तो जनाब उन्होंने अपना पल्लू झाड़ने की कोशिश की है। और उसके बाद वो जनरल बाजवा साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मेरे खिलाफ जितने भी हीरोइन के केसेस बने थे, मुझे जेल में डाला गया था, उसमें खुद जनरल बाजवा साहब पर्सनली इन्वॉल्व थे। और जनरल बाजवा की माँ के ऊपर, जनरल बाजवा के कहने के ऊपर, जनरल बाजवा की मर्जी और उनकी मेरे खिलाफ जो नफरत है उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने मेरे खिलाफ वो केसेस बनाए और मुझे जो है वो पकड़ के जेल में डाल दिया। और मजीद उनका कहना था कि जब हमने ये सारी सूरत हाल देखी हम खौफजदा हो गए, और नवाज शरीफ साहब ने देखा कि ये तो जनाब जनरल बाजवा साहब तो बड़ा काम ख़राब करेंगे हमारे साथ, तो फिर
ہم نے اپنے ووٹ کے عزت دو کے بہنیوں کو ذرا سائڈ پہ رکھا اور ہم نے جنرل باجوہ صاحب کی قدم بوسی کی اور ان کے ہاتھ وغیرہ چومے، پاؤں چومے، ان کے بوٹ ذرا اچھے طریقے سے پالش کیے. وہی راستہ جو مریم نواز صاحبہ کو بھی آتا ہے وہ راستہ اپنایا اور پھر جناب جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی، معاملات سیٹ ہو گئے. کیا کہہ رہے ہیں ناظرین رانا ثناء اللہ صاحب، یہ ذرا آپ سے. میاں نواز شریف نے یہ سوچا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کے ہمیں ختم کرنے کے درپے ہے، تو ہم اس موقع کے اوپر بے سود محاذ رہی اسٹیبلشمنٹ سے نہ کریں. ایکسٹینشن تو ہونے جا ہی رہی ہے، ایکسٹینشن ہو چکی ہے، تو لہذا ہم اس میں رکاوٹ نہ بنے. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ ایکسٹینشن ہو چکی تھی، ٹیکٹیکل موو ہے. عدالت نے آپ کے پاس بھیج دیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ایکسٹینشن کب ہوئی تھی؟ آپ بتائیں مجھے. ایکسٹینشن اگست میں ہوئی تھی. اچھا، میں اس وقت جیل میں تھا. اگست میں ایکسٹینشن ہوئی، بغیر پارلیمنٹ کی ایکسٹینشن. جی بغیر پارلیمنٹ کے ایکسٹینشن ہوئی تھی حضور. میرے اوپر جو کیپٹل پنشمنٹ کا مقدمہ بنایا گیا تھا اس میں جناب قمر جاوید باجوہ صاحب براہ راست مطلب. تو ناظرین آپ نے سنا رانا ثناء اللہ صاحب کیا فرما رہے تھے. فی الوقت اتنے ہی تمام تر معاملات کے اوپر اپنی رائے کے اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا.